ओके फाइन। तो देखो भाई, हमने लास्ट क्लास के अंदर कल ऑप्टिकल रोटेशन, इन्वर्जन, वैक्यूमाइजेशन, रिटेंशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, जो कि एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट था, जिसको हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हमारा चल क्या रहा है, अभी हमारा हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ा। फिर कल हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा कि भाई आप उनका कैसे कैसे स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन में क्या होता है, रिटेंशन में क्या होता है, फिर उन दोनों का मिक्सचर को मिला देते हैं तो वो वैक्यूमाइजेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल पढ़ा चुका हूँ। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तक हमने मैकेनिज्म देखा कि एक SN2 रिएक्शन होती है, एक SN1 रिएक्शन होती है, लेकिन अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो अभी हमारी पहली प्रॉपर्टी चल रही है SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन वाला जो पार्ट था, अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर SN रिएक्शन भी आप कह सकते हो इसे, SN रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहला आता है, देखिए, रिएक्शन विद एल्कली। रिएक्शन विद एल्कली, जितनी भी हमारी एल्कलीज हैं उनके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, एल्कली का मतलब क्या, बेस भाई, बेस। तो अगर हम जैसे कोई से भी हेलो एल्केन लेते हैं, ब्रोमो इथेन ले लेते हैं, CH3 CH2 Br, और आप उसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं, किसी एल्कली से रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है, एल्कली है, और ये कैसा है, एक्वस है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक वाला भी, KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप एक्वस से रिएक्ट कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जब आप KOH एल्कोहलिक वाला लोगे तो तब आपकी जो रिएक्शन होगी वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जो कि SN मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो उसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ से देखो Br हटेगा, यहाँ से K हट जाएगा, और K और Br हट के KBr अलग हो जाएंगे, और OH इस कार्बन के ऊपर आके लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना भाई, CH3 CH2 OH और KBr यहाँ से अलग हो गया, नहीं KBr हाँ यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो गया। तो इसका नाम क्या था, ब्रोमो इथेन, और उसका नाम क्या है भाई, इथेनॉल। या फिर इसका कॉमन नाम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, और इसका कॉमन नाम इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा। एक और देखते हैं, अगर हम इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं तब क्या होगा, ब्रोमो इथेन को ही, AgOH, this is also an alkali, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी कहते हैं इसे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो उसमें भी क्या होगा, सिंपल सी बात कि यहाँ से भी Ag हटेगा, और यहाँ से कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, तो AgBr अलग, सिल्वर ब्रोमाइड अलग, और बचा क्या रह गया, वही सेम आपका इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं, सेकेंड टाइप की जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद साइनाइड।
बताओ भाई एल्कली, भाई दो से मैंने दिखा दिया, उसके बाद रिएक्शन का कोई फायदा नहीं भाई। एल्कली एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दी रिएक्शन, एक बार हमने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा दी। कराने का बस इतना सा आपका मकसद है कि जब आप हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कली से जब आप रिएक्ट कराओ तो वो इसको देख लेना, ये एक्वस मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पर। अगर ये अल्कोहलिक होगी तो कहानी कुछ और हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल एक्वस है तो आपका OH ग्रुप लग जाता है, ठीक है। मतलब हम जितने भी हेलो एल्केन्स हैं उनको आप एल्कली से रिएक्ट कराओगे तो वो आपको क्या देंगे, अल्कोहल से देते हैं। क्लियर? तो इन दोनों में किसी को कोई डाउट? ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दीपांगी लगेगा, क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे आते हैं रिएक्शन विद साइनाइड। जब आप साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड भी कह सकते हो। देखिए भाई पहले हम रिएक्शन कराते हैं इसमें सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड से। तो दोनों ही केस में सेम ही प्रोडक्ट मिलने हैं हमें। कोई से भी आप हेलो एल्केन ले लो, जैसे कि CH3 CH2Br ये ले लिया हमने, और इसकी रिएक्शन आप किस से भी कराते हैं तो पोटेशियम साइनाइड से या फिर सोडियम साइनाइड से, सेम ही आपको रिजल्ट मिलना है। जैसे कि KCN आपने लिया तो क्या होगा भाई, यहाँ से K हटा और इधर से Br हटा तो KBr अलग और CN इसको अलग जाएगा। तो ये CH3 CH2 और ये कार्बन के थ्रू साइनाइड लगा यहाँ पर। देखो साइनाइड आपके नाइट्रोजन के थ्रू भी लग सकता है और कार्बन के थ्रू भी लग सकता है। यहाँ पे कार्बन के थ्रू हमारा साइनाइड लगा है अभी, और ये KBr अलग हो गया। तो ये क्या था हमारा ब्रोमो इथेन, उसकी पोटेशियम साइनाइड से हमने रिएक्शन कराई तो KBr अलग हो गया, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इसका नाम क्या होगा अभी, इसका नाम तो बता दीजिए। ये तो ब्रोमो इथेन है, इसका नाम क्या होगा? कार्बन देखो इसके अंदर 3 हो गए, 2 नहीं रहे। जब कार्बन 3 हो गए तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोपेन। प्रोपेन और N के लिए क्या आता है, नाइट्राइल। उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ये कॉमन नाम लोगे तो आप सिंपली कह सकते हो कि भाई इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। ओके, तो प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड इसका नाम होगा। तो ये तो इसका पहला वाला पार्ट था कि जब आप इसको तो KCN से रिएक्ट कराओ या फिर आप सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कराओ। लेकिन अगर आपने इसको AgCN से रिएक्ट करा दिया तब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसके अंदर। जब आपने इसको सिल्वर साइनाइड से अगर रिएक्ट करा दिया तब क्या होगा, तो उस केस में हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड। अभी यहाँ पे साइनाइड मिल रहा था, उस केस में आइसोसाइनाइड देखने को मिलेगा आपको। देखिए CH3 CH2Br ब्रोमो इथेन को आपने किससे रिएक्ट कराया भाई, AgCN से। अच्छा जी करा दिया, दिखने में तो रिएक्शन बिल्कुल सेम ही लगेगी। यहाँ से ब्रोमीन है, यहाँ से Ag हटा तो ये AgBr अलग हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन है साइनाइड का, तो यहाँ पर ये जो इवन कार्बन से अटैच होगा तो नाइट्रोजन के थ्रू होगा, ना कि कार्बन के थ्रू। ऊपर क्या हो रहा था, कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होगा, CH3 CH2 NC हो जाएगा। साइनाइड जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू लगेगा, ठीक है, जब आप सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट कराओगे। और ऐसा क्यों, मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ उसका रीजन। फिलहाल इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ब्रोमो इथेन है, बार बार नहीं लिख रहे। इसका नाम क्या था भाई, प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन आइसोसाइनाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी अलग अलग हो गए ना। तो 2 कार्बन के लिए इथेन आया,
इथेन आइसोसाइनाइड। ये फिर इसका कॉमन नाम हम क्या कह सकते हैं भाई, इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो ये हमारी क्या चल रही है अभी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है। अच्छा, वो मैंने कॉमन वाला लिख दिया भाई। IUPAC में तो N के लिए नाइट्राइल आता है ना। हाँ सही कह रहे हो भाई, यहाँ पे इथेन आइसो नाइट्राइल ही आएगा। ऊपर भी तो देखो नाइट्राइल लिखा, इथेन आइसो नाइट्राइल। IUPAC में भाई आप N को नाइट्राइल बोलोगे ना, और जब कॉमन नाम आएगा तो फिर आप साइनाइड को साइनाइड ही बोलोगे। क्लियर? ठीक है, बाकी भाई आप दोनों को तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलवीर आपको तो कुछ नहीं पूछना? ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई जब आपने इसको सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट कराया तो ये नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। साइनाइड वाला जो हमारा लगा वो नाइट्रोजन के थ्रू उस पर अटैच हुआ, और जब हमने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराया था तो तब हमारा ये साइनाइड वाला जो ग्रुप है वो कार्बन के थ्रू अटैच हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बीच में फिर से ब्रेक लग जाएगा, तो आप केमिस्ट्री ग्रुप के लिंक ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम वहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से आ जाइए वहाँ पर। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है अब आगे, विथ KCN और NaCN मीन्स विथ पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड। साइनाइड आर ऑब्टेन्ड वाइल विद AgCN आइसोसाइनाइड आर ऑब्टेन्ड। मतलब हमने क्या देखा, जब आप इसको पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं या फिर आप इसको सोडियम साइनाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें साइनाइड मिल रहा है। लेकिन जब हमने इसको सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट कराया तो तब हमें आइसोसाइनाइड मिल रहा है। दिस इज बिकॉज साइनाइड आयन इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या कि जो आपका साइनाइड आयन है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एंड कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू रेजोनेटिंग फॉर्म। किन दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, देखो भाई जरा समझते हैं कि भाई साइनाइड बनता कैसे है। देखो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो भाई कितना बॉन्ड बनना चाहिए, तो कार्बन की अगर हम बात करें और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इधर लेते हैं उसके और 2 उधर ले लेते हैं। अब जब नाइट्रोजन के 3 इधर हैं तो कार्बन के भी 3 इधर ही होंगे और 1 इधर पीछे होगा। तो उसमें क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया भाई सबका। तो हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया, मीन्स नाइट्रोजन हमारा यहाँ के स्टेबल हो गया, तो ये साइनाइड है। लेकिन अब अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के पास तो अभी सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या होता है, हमारा ये जो ग्रुप है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो किसी फॉर्म में क्या होगा कि आपकी एक फॉर्म तो ऐसी मिलेगी जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा कि भाई आपके ये जो नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो किसकी तरफ टूट जाएगा, वो कार्बन की तरफ टूटा हुआ होगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो ऐसा हो जाएगा फिर ये, ठीक है। 2 फॉर्म जो आपको मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। पहली वाली मैं दिखा रहा हूँ कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बचा और भाई इधर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और भाई नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो फॉर्म ये हो गई कि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है,
दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है कि अगर ये वाला हमारा जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ टूटे, यदि नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा तो उस केस में क्या होगा कि देखो भाई, तो दो बॉन्ड तो यहीं पे बचे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है ही अभी। अब जब ये इधर टूटा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, अब एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और आया, तो दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, नेगेटिव चार्ज इस बार नाइट्रोजन के ऊपर हो गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखो एक केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एक केस में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हमें देखने को मिली किसमें, साइनाइड की, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, देखो यही आया आपका। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों कैसे बने, यही है आपका रियल, नोट्स के अंदर जैसे भी है वो लिख रखा होगा। एक्चुअल में कैसे हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये दोनों दो रेजोनेटिंग फॉर्म, फर्स्ट वन वाली आपकी ये आ गई और सेकंड वाली आपकी ये वाली आ गई। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दीपांगी एंड जलवी, ठीक है। बलवीर आपको कि ये दो रेजोनेटिंग फॉर्म कैसे बनी CN से, क्लियर है? ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस KCN और NaCN आर आयनिक कंपाउंड। अब क्योंकि हमारा सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो फॉर्म 1 इज प्रीडोमिनेंट। तो ये जो आपकी पहले वाली फॉर्म है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा आपकी प्रीडोमिनेंट का मतलब इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं इसके मुकाबले। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप KCN या फिर NaCN से रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन के थ्रू जाके हमारा इस कार्बन से बॉन्ड बनता है। ये बात लिखी है इसमें कि फॉर्म 1 इज प्रीडोमिनेंट, सो अटैचमेंट अकर्स थ्रू द नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो इसमें जो अटैचमेंट होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन एटम है इसके थ्रू इस पर अटैचमेंट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से साइनाइड बनता है, दैट्स व्हाई साइनाइड इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन अब हम बात करते हैं सिल्वर वाले की, तो कह रहे हैं व्हाइल इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड, AgCN के केस में हम बात करेंगे तो उसमें क्या कह रहे हैं, विच इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। सिल्वर साइनाइड कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें जो फॉर्म सेकंड वाली है ये ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, ये ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है उसके थ्रू कार्बन से अटैचमेंट होगा, तो इसलिए फिर हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा। ये लिखा हुआ है कि देखो भाई, व्हाइल इन केस ऑफ सिल्वर साइनाइड विच इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर्म सेकंड इज प्रीडोमिनेंट and the attachment occurs through the negatively charged nitrogen due to which isocyanide is produced। ठीक है, जिसकी वजह से आइसोसाइनाइड हमें बोला। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई आपका पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करने पे आइसोसाइनाइड मिलता नहीं, मतलब साइनाइड मिलता है, और सिल्वर साइनाइड के रिएक्ट करने से आइसोसाइनाइड मिलता है, तो आप उसका रीजन बता सकते हैं? यही उसका आंसर होगा। बताइए भी, क्लियर है? फिर हम आगे आते हैं, साइनाइड का रिएक्शन हमारी यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक है भाई, ओके। अब नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन विद नाइट्राइड। अब नाइट्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? Reaction with nitrite।
ये थर्ड पार्ट आ गया हमारा रिएक्शन विद नाइट्राइट। तो पहला वाला पार्ट इसमें क्या है, रिएक्शन विद सोडियम या फिर पोटेशियम नाइट्राइट। इसमें भी वही वाला है ये पार्ट कि या तो आप इसको KNO3 या फिर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। NaNO2 होगा क्योंकि नाइट्राइट है, नहीं है नाइट्रेट होता तो देखो NO3 होता तो नाइट्रेट होता है, और NO2 होगा तो नाइट्राइट होगा। तो यहाँ पे NO2 लेंगे हम क्योंकि नाइट्राइट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो देखो अगर हम किसी से भी रिएक्ट कराएं, या तो सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराएं या फिर पोटेशियम नाइट्राइट से, एक ही बात है। तो इस बार सोडियम को ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया उसकी बात नहीं हो रही। तो क्या होना है, सिंपल कि भाई यहाँ से Na और Br आपस में मिलके NaBr अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप है ये किस पर आके लगना है, इस हमारे कार्बन के ऊपर। लेकिन ये जो कार्बन के ऊपर जो आके लगेगा वो ऑक्सीजन के थ्रू लगेगा, क्योंकि देखो नाइट्रो ग्रुप हमारा ऐसा होता है कि नाइट्रोजन का एक तो डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो एक बार क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है और एक केस में आपका नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होता है। जैसे कि मैंने अभी साइनाइड की दिखाई थी 2 रेजोनेटिंग फॉर्म, ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप की भी होती है। तो इस केस में कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगी, वो वाली फॉर्म ज्यादा प्रीडोमिनेंट होगी जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो लगेगा आपका CH3 CH2 पर ऑक्सीजन के थ्रू लगेगा नाइट्रो ग्रुप, तो O आएगा पहले, फिर N आएगा, फिर डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। इस बार पोटेशियम साइनाइड और सोडियम पोटेशियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट के केस में हमें यह आंसर मिलेगा। तो इसका नाम क्या होगा भाई, नाइट्रो NO2 ग्रुप अगर नाइट्रोजन के थ्रू लगा होता है तो उसको हम नाइट्रो कहते हैं। लेकिन अब ये ऑक्सीजन के थ्रू लगा हुआ है तो इसको हम नाइट्रेटो कहेंगे, नाइट्रेटो। तो उसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो इथेन, क्लियर। ये फिर इसका और नाम क्या हो जाएगा भाई, इथाइल नाइट्राइड, नाइट्राइट सॉरी NITRIT, ये तो नाइट्राइट है ना, रिएक्शन विद नाइट्राइट, तो ये इसको हम इथाइल नाइट्राइट भी कह सकते हैं, क्लियर। अब अगर मैं इसको रिएक्ट करा देता किससे, सिल्वर नाइट्राइट से AgNO3 से, तो उस केस में देखो क्या होगा। तो यहाँ पे अब हम लेके आए थे AgNO3, तो AgNO3 के साथ इस बार इसमें सिंगल सिंपल रिएक्शन होगी सीधी सीधी, कि भाई Ag और Br अलग हो गए, NO3 नहीं NO2 आएगा, मैं बार बार NO3 लिख रहा हूँ, NO2 नाइट्राइट है ये। तो यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा भाई, AgBr अलग, सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो गए, और अब ये ब्रोमो इथेन का क्या बनने जा रहा है, CH3 CH2, और अब देखो इस पे जो हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा वो N के थ्रू लगेगा, तो NO2 सीधे सीधे लिख देते हैं। ऐसा अगर बना के दिखाना चाह रहे हो तो बना के दिखा दो भी, ये डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के साथ, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सिंपल नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो इथेन का नेम हो गया। ये ब्रोमो इथेन है दोनों। तो समझ में आ गई बात कि इसमें क्या होगा, जब आप सोडियम नाइट्राइट या फिर पोटेशियम नाइट्राइट से आप किसी भी हेलो एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलती है, नाइट्रेटो इथेन मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के थ्रू आपका नाइट्रो ग्रुप लगेगा, और अगर सिल्वर से आप रिएक्ट कराते हो सिल्वर नाइट्राइट से तो फिर आपको नाइट्रो ग्रुप पे मिलेगा, नाइट्रो इथेन मिलेगा। रीजन इसका भी वही है जो मैंने आपको कल बताया, ठीक है। तो ये आपके थर्ड टाइप की भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब फोर्थ टाइप भी आएगा और उसके बाद फिफ्थ और आएगा, तो 5 इसके एग्जाम्पल हमें करने। तो पहले तो ये बताइए नाइट्राइट वाला सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट।
रिएक्शन विद अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, बोर्ड में कई बार आई भी है। दिस इज द 4th पॉइंट। रिएक्शन विद अमोनिया। ये फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस जो होती हैं, जब आप हेलो एल्केन को किसी भी अमोनिया से, है ना, अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो आपको अमाइंस मिलती हैं, और इसको हम हॉफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं। इस रिएक्शन को जो मैं आपको कराने वाला हूँ, हॉफमैन वेट Now am I audible? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अब आपको? Am I audible? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कराना है, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कराना है हेलो एल्केन्स की, जिसको हम हॉफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं। अमोनोलिसिस, देखिए भाई क्या होता है ये हॉफमैन अमोनोलिसिस, ध्यान से समझेंगे। Still not audible? तो हम क्या बता रहे हैं कि when a haloalkane is heated with alcoholic ammonia, जब आप किसी भी हेलो एल्केन को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ हीट करते हैं इन अ सील्ड ट्यूब, हमारी एक सील्ड ट्यूब में, सच दैट हेलो एल्केन इज इन एक्सेस, और हमारा हेलो एल्केन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, इज इन एक्सेस। तो अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। क्या नहीं आया अगर समझ में तो अब बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। भाई आपका एक हेलो एल्केन को आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, एल्कोहलिक अमोनिया से, जैसे कि भाई हम लेते हैं CH3 CH2Br, एक ब्रोमो इथेन हमने लिया और उसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं, अमोनिया से, NH3 से। तो NH3 को भाई मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ HNH2, बात तो वही है। नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगेगी, एक मैंने खोल के दिखा दी ताकि आपको इजीली रिएक्शन कैसे होती है समझ में आ जाए। अब ये जो आपकी अमोनिया है कहती है एल्कोहलिक है, तो नीचे एल्कोहलिक लिख देते हैं। अब गर्म कर रहे हैं तो हमने कितने टेम्परेचर पर गर्म किया था इसे, 383 केल्विन पर। तो टेम्परेचर यहाँ पर हमारा 383 केल्विन। तो देखो क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये आपस में क्या होंगी, मैंने ऐसे कौन सा लिखा है, जानबूझ के हमने ऐसे लिखा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि यहाँ से H और यहाँ से Br, ये मिलके HBr तो अलग हो गया भाई, इसको साइड करो। अब देखिए बचा क्या, नहीं भाई वीडियो भी सही चल रही है।
दीपांगी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये सब सही है। आप लोगों की साइड से कुछ इश्यू हो रहा होगा। देखो भाई, तो हम क्या बता रहे हैं, यहाँ से H और यहाँ से Br मिलके HBr अलग हो गया, और CH3 CH2 ये इधर से आए, और यहाँ पे NH2 ये बचा रहा, तो ये आपस में मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और उसके ही क्या लगे हमारा NH2 लगे। इसका नाम क्या है भाई, ब्रोमो इथेन है, बताने की जरूरत नहीं है। और इसका नाम क्या है भाई, इथेन अमाइन, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो इथेन अमाइन होता है। चलो कोई नहीं दलवीर, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, आप वहां से भी देख लेना, अभी जैसे समझ में आ रहा है ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइन। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, थोड़े से दिन इतने मंथ झेल लिया तो थोड़ा सा और झेल लेते इस नेटवर्क इशू को। तो इथेन अमाइन 1 डिग्री है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन नाम इसका इथाइल अमाइन भी है। हॉफमैन अमोनिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तभी मैं आराम से करा रहा हूँ। देखो पहले हमारा ब्रोमो इथेन था, यहाँ से अमोनिया आई, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, हमने खोल के लिखा है, H अलग और NH2 अलग करके लिखा है। तो यहाँ से आपका H और Br, ये HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आपका एसिड अलग हो गया। क्या बचा, CH3 CH2 और NH2 ये आपस में मिल गए। इसका नाम क्या हो गया भाई, 2 कार्बन है तो इथेन, और NH2 ग्रुप है तो अमाइन, तो इसका नाम हो गया इथेन अमाइन, जो कि एक 1 डिग्री वाला है, क्योंकि हमारा नाइट्रोजन वाला ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो कि कैसा है, प्राइमरी है, ठीक है। इसका कॉमन नाम इथाइल अमाइन हो जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, अब क्योंकि हमने हेलो एल्केन को एक्सेस में लिया है, तो क्यों लिया है, अब ये जो मेरा इथेन अमाइन बना है वो दोबारा से हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट होगा, और ये होते जाएगा। देखो अब क्या होगा, CH3 CH2 Br प्लस, अब देखो ये NH2 CH2 CH3, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख रहा हूँ। NH2 का मैंने एक H भी खोल दिया, तो NH2 को भाई H और NH ऐसे करके लिख रहे हैं, तो CH2 लिख रहे हैं और फिर CH3 लिख रहे हैं। फिर हमने इसको क्या कराई, रिएक्शन कराई इसके साथ। भाई बताओ ये इथेन अमाइन है तो है भाई, CH3 CH2 और NH2 इथेन अमाइन ही तो है। तो यहाँ से भाई Br आया, यहाँ से हाइड्रोजन आया, ये आपस में रिएक्ट हुए, तो HBr अलग हो गया फिर से, प्लस अब देखो क्या होगा, CH3 CH2 NH CH2 CH3 ये आपस में मिल गए भी, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा, इसको मैं मेन चेन मानता हूँ N CH2 CH3 को, तो N पे क्या लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं भाई, N इथाइल इथेन अमाइन, समझे। देखो N पर मेरा ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको N इथाइल लिखेंगे, N इथाइल, और फिर इतने हिस्से का नाम क्या होता है, इथेन अमाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, तो इथेन अमाइन, यहाँ पे E हट जाएगा, तो N इथाइल इथेन अमाइन इसका नाम हो गया, जो कि अब ये 2 डिग्री वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन आपके 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो सेकेंडरी हो गया। तो फिर इसका नाम क्या हो सकता है भाई, डाई इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं इसे, डाई इथाइल अमाइन। ये कहानी चलती जाएगी जब तक आपके नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन ग्रुप है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि हमने हेलो एल्केन एक्सेस में लिया है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमो इथेन आएगा, तो CH3 CH2 Br आया, प्लस अब देखो इसको मैं कैसे दिखाता हूँ, हाइड्रोजन मुझे Br की तरफ से दिखाना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का ऐसे इधर दिखा रहा हूँ, और अब N पे CH2 CH3 2 ग्रुप लगे हैं, तो ये मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई, CH2 CH3 और इधर भी CH2 CH3।
देखो फिर से क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ से ब्रोमीन हटा, ये HBr फिर मिलके अलग हो गए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस अब नाइट्रोजन पे देखो 3 इथाइल ग्रुप हो गए, नाइट्रोजन पर 3 इथाइल ग्रुप हो गए। एक इधर ये CH2 CH3 वाला, एक ऊपर ये CH2 CH3 वाला, और एक नीचे CH2 CH3 वाला। अब इसका नाम क्या होगा भाई? अब इसका नाम होगा, देखो इसको अगर मैं मेन मानता हूँ तो N पे एक इथाइल ये और एक N पे एक इथाइल ये, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं भाई? NN डाइथाइल इथेनामाइन, भी N, N डाइथाइल, तो इनका काम पूरा हुआ। और इसको क्या कहेंगे भाई? इथेन अमाइन, इथेन अमाइन हो जाएगा। या फिर इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? ट्राइथाइलामाइन, क्योंकि ये 3 डिग्री है। देखो नाइट्रोजन वाला जो हमारा N है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइथाइल अमाइन। और कहानी देखो ये अभी भी नहीं रुकेगी, अभी एक कदम और चलनी आगे। अब फिर से ये वाला जो हमारा ग्रुप है वो दोबारा से हेलो एल्केन से रिएक्ट करेगा, तो CH3 CH2 Br मीन्स ब्रोमोइथेन अब फिर से लेकर आए, और इसके अब किससे रिएक्शन होगी? दोबारा से इससे रिएक्शन होगी। तो इसको अब देखो मैं ऐसे करके नहीं लिख सकता क्या भाई, क्योंकि 3 ग्रुप हैं, 3 इथाइल के ग्रुप हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई CH3 CH2 का होल थ्राइस N। भाई नाइट्रोजन पे 3 ही तो मेरे इथाइल ग्रुप लगे हुए, तो नाइट्रोजन पे मैंने CH3 CH2 का होल थ्राइस और N। अब देखिए जरा क्या होगा, नाइट्रोजन पे भाई नाइट्रोजन ने देखो 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में काम में आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी बचे भी रहे ना नाइट्रोजन पर, तो यहाँ पे वो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए अभी, ये दिख रहे होंगे आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, ये वाला ये जो ब्रोमीन है और ये वाला ये जो कार्बन है, इसमें ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला जो मेरा ब्रोमीन और कार्बन का जो बॉन्ड है उसको ब्रोमीन अपनी तरफ खींचना चाह रहा होगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और ये वाले कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। होगा क्या फिर कि एक हद आके ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन छीन ही लेगा ये वाले कार्बन से, तो ये वाले CH2 वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज। अब जब ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन से कहकर कि भाई साहब तुम्हारे पास तो एक इलेक्ट्रॉन हैगा एक्स्ट्रा, तो वो मुझे दे दो, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन को दे देगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना लेगा। तो देखो क्या होगा फिर, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर 4 इथाइल ग्रुप लग जाएंगे, 3 तो थे, एक CH2 CH3 और आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो यहाँ पर CH3 CH2 अब हो गए 4 और नाइट्रोजन पे अब आ गया प्लस का साइन, क्योंकि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और बाकी वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। और यहाँ से देखो जो Br माइनस निकला था तो वो Br माइनस भी इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये वाला ग्रुप हमारा पॉजिटिव था और Br माइनस नेगेटिव था, तो अट्रैक्शन की वजह से वो बस इसके साथ लगा रहेगा। तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा टेट्राइथाइल, क्योंकि 4 है ना, 4 के लिए टेट्रा है क्या इथाइल, तो टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो NH3Br को हम क्या कहते थे, अमोनियम ब्रोमाइड कहते हैं। तो ऐसे ही भी H की जगह पे क्या है, हमारे 4 इथाइल ग्रुप आ गए, NH4Br सॉरी, NH4Br को हम अमोनियम ब्रोमाइड कहते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसका नाम उसी बेसिस पे ही है कि पहले आ गया 4 के लिए टेट्रा इथाइल, फिर अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम और फिर ब्रोमाइड, जो कि एक आपका 4 डिग्री वाला है ना, क्वाटर्नरी सॉल्ट है।
4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं वैसे, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो ये थी अभी हमारी हॉफमैन अमोनोलिसिस की रिएक्शन, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बोर्ड पर आ गई है। अगर इसको भी आप ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, मैंने कोशिश करी कि आराम आराम से बताऊं। तो अगर कोई से भी इसमें से स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा से बता सकता हूं, तो आप मुझे बता दीजिए क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला है। अभी हमें एक रिएक्शन और करना है, बताइए। सब समझ में आ गया दीपांगी आपके? ये लास्ट वाला स्टेप भी समझ में आया, ये कैसा हुआ? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम आगे आते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। आज न्यूक्लियोफिलिक हमारा खत्म हो जाएगा, एलिमिनेशन कल से शुरू करेंगे। तो फिफ्थ टाइप की जो रिएक्शन होती है हमारी हेलोएल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक वाली, वो देखते हैं। देखिए, रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स की रिएक्शन हेलोएल्केन से कराएंगे तो क्या होता है। और ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। मतलब कोई से भी आपका एसिड, फैटी एसिड कौन से वाले होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, जिसमें आपके जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड है ना, जिसमें COOH वाला ग्रुप आता है, तो उनको हम फैटी एसिड भी कहते हैं। तो ये आपकी R मतलब कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, लास्ट वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर OH ग्रुप होता है। तो ये क्या हो गया, एक आपका फैटी एसिड हो गया। लेकिन हम क्या करें, सिल्वर सॉल्ट, तो यहाँ पर हुआ क्या कि H हटा के सिल्वर लगा दिया गया। तो फैटी एसिड का H हटा के आपने सिल्वर लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया। इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे किसी भी हेलोएल्केन से, जैसे कि भाई हम ब्रोमोइथेन ही ले रहे हैं सब जगह, CH3CH2 Br ले लेते हैं, तो इसकी इससे रिएक्शन होगी। और भाई इसको भी तरीके से लिखते हैं ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाए। मैं उल्टा करके लिखता हूँ, Br इधर लिखूंगा, CH2 और CH3 ऐसे लिखेंगे, तो आपको साफ साफ OG मतलब सॉरी OG नहीं, Ag और Br अलग जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से भी Ag Br अलग हो जाएगा। ओके, अब क्या बचा रहा, कार्बन की आपकी जो भी लंबी सी चेन होगी, कार्बन ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर O, और O के बाद क्या आया, CH2 CH3, तो ये क्या बन गया, एक टाइप का एस्टर बन गया भाई, एस्टर। एस्टर इस टाइप के तो होते हैं, कभी कार्बन की चेन COO और फिर आगे फिर एक कार्बन की चेन, तो ये आपका एस्टर कहलाता है। ठीक है, ये आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल कर रहा था, जैसे कि भाई सिल्वर इथेनॉल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O Ag, ये दो कार्बन है। अगर यहाँ पे H होता, समझो जरा, तो इसको हम क्या कहते हैं, CH3COOH, इसका नाम क्या होता, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे H हटा के क्या लगा दिया, Ag लगा दिया, तो ये एक सॉल्ट बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर इथेनोएट। नोइक का नोएट हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर इथेनोएट इसका नाम हो गया। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमोइथेन से, तो Br इधर दिखाते हैं, CH2 एंड CH3,
ब्रोमोमीथेन से जब आप रिएक्ट कराओगे तो Ag और Br यहाँ से अलग, अकॉर्डिंग टू ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ से अलग हो जाएगा हमारा, और बचा क्या रहा, देखिए भाई CH3 C डबल बॉन्ड O O और फिर ये वाला आ जाएंगे दोनों CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा, ये एक एस्टर है, इसका नाम क्या होगा भाई इसको पकड़ो ना, आगे वाले दोनों को, तो ये क्या है इथाइल ग्रुप, तो इथाइल और CH3 डबल O वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इथेनोइड, तो इसका नाम हो जाएगा भाई इथाइल, आगे इन दो की वजह से इथाइल आएगा, और अब यहाँ पे जितने भी होते हैं हमारे, यहाँ पे अभी दो ही हैं, तो इथाइल इथेनोएट इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया C डबल बॉन्ड O, तो आप OH कहते हैं इसका, जब H हट जाता है यहाँ पे, इथाइल इथेनोएट जो कि एक टाइप का एस्टर है, और सिल्वर ब्रोमाइड आपको मिला। तो ये रिएक्शन किसकी हो गई, हेलो एल्केन की रिएक्शन हो गई विद सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। बताइए इसके अंदर आपको कुछ मुझसे पूछना हो, कोई सा भी डाउट हो, ये फिर सब क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कल से करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि सेकंड टाइप की रिएक्शन है। अब मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन ही चल रही थी अब तक हमारी न्यूक्लियोफिलिक, अब बाकी की जो रिएक्शन है वो बहुत छोटी छोटी है, कि फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, और बस यही है। उसके बाद हम हेलो अरेंज का थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।